हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। लास्ट क्लास में आपको परमाणु संरचना में मैंने जो परमाणु से संबंधित टर्म्स हैं, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, ऐसे ही समावयवी, है ना, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था। समविन्यासी, कोर, कर्नल। तो मैं ये होप कर रहा हूं कि आपने वो सारे पॉइंट्स को ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लिया है और एक एक पॉइंट को आपने ढंग से समझ लिया है। आज इस लेक्चर में मैं सबसे पहले इन सभी टर्म्स से रिलेटेड और परमाणु के जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करता हूं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उनको कैसे परिभाषित करते हैं, और जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है वो क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं परमाणु को रिप्रेजेंट करने से संबंधित प्रॉब्लम्स। ओके, तो देखिए, जैसे यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा युग्म है जिसमें द्रव्यमान संख्या को हमने मास नंबर डिफाइन किया है बच्चों। मास नंबर समान है, ये देखिए। और इसके लिए आपको यहां पे जो ऑप्शंस गिवन हैं वो ये गिवन है, H2O एंड D2O। सेकंड गिवन है HTO तथा D2O। थर्ड गिवन है HTO तथा H2O। और D गिवन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। तो जो H2O और D2O है, देखिए, H2O ऑक्सीजन, यहां पे इसका जो परमाणु भार है, एटॉमिक मास, वो 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1/2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो ये 18 हो गया। D2O तो ये ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम का मैंने आपको परमाणु भार बताया 2 होता है, तो 2/2, और ऑक्सीजन का 16, तो ये 20 हो गया। क्या दोनों में द्रव्यमान संख्या बराबर है? नहीं, मतलब ये सही आंसर नहीं है। जो सेकंड ऑप्शन है, हाइड्रोजन में 1, ट्रीटियम है, टी मतलब ट्रीटियम, तो ट्रीटियम मतलब 3, ऑक्सीजन मतलब 16, तो कितना आंसर आ गया? 20 द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार सभी के जोड़ने से। और ऐसे D2O तो 2/2 और ऑक्सीजन का 16, ये देखिए 20 आ गया। यहां दोनों में देखिए आप, द्रव्यमान संख्या बराबर है, इसलिए बी आंसर सही है। इसकी जगह जो HTO है, हाइड्रोजन 1, ट्रीटियम 3, ऑक्सीजन 16, तो ये तो हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया 20, और H2O तो यहां पे अगर हम देखें तो 2/1 और ऑक्सीजन का 16, तो ये 18 है, ये देखिए। तो क्या यहां पे द्रव्यमान संख्या बराबर आ रही है? नहीं, तो इसलिए हमारा बी आंसर सही है बच्चों। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम मिल सकती है, जो हमने अभी यहां पे लास्ट क्लास में किसको डिस्कस किया था कि जो परमाणु का भार होता है उसमें प्रोटॉन का भार और न्यूट्रॉन का भार, इन दोनों भारों का योग होता है। ओके, अगली प्रॉब्लम देखो, आपसे बोल रहा है निम्नलिखित में से वो कौन से क्रियात्मक समूह हैं
इनको फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं हम। फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान अर्थात सम इलेक्ट्रॉनीय हैं। सम इलेक्ट्रॉनीय हैं, ये देखिए। तो सम इलेक्ट्रॉनीय ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। इसमें आपको यहां पर क्रियात्मक समूह दे रखे हैं, और इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे देखिए आपको दे रखा है एल्डिहाइड, आपको दे रखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, आपको दे रखा है अल्कोहल, आपको दे रखा है अमीन, आपको दे रखा है थायोल। ये सब कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं हम, है ना। थायोल। आपको दे रखा है मैथिल समूह। ये एल्किल मूलक है, क्रियात्मक समूह नहीं है, लेकिन फिर भी सभी में हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके पश्चात फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सम इलेक्ट्रॉनीय कौन है वो पता करना पड़ेगा। क्या तुम पता कर सकते हो क्या? अगर हां तो वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लो। हां बच्चों, तो आपने वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को प्रेडिक्ट किया। देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन में परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, हाइड्रोजन में 1। अगर आपने ये कर दिया है 15 आंसर तो गलत है। क्यों? देखिए जो ये फ्री वैलेंसी है, हमेशा एक फ्री वैलेंसी मतलब जो सह संयोजक बंध होता है वो एक इलेक्ट्रॉन से बनता है या 2 इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से। ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्रॉस से मैंने बताया है, ये किसी दूसरे परमाणु से लेके आया है ये। तो जो सह संयोजक बंध यहाँ पे मुक्त अवस्था में हमको दे रखा था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का जो पहले ही हम काउंट कर चुके हैं, कार्बन में 6, बट 1 इलेक्ट्रॉन ये भूल जाते तो गलत आंसर हो जाता। तो आपका आंसर यहां पे कितना आएगा? 16 आएगा। ये देखिए, तो ये जो +1 मैंने किया है ये इस कोवेलेंट बॉन्ड सह संयोजक बंध के कारण किया है। ऐसे ही सब में है बच्चों। तो अगर ये जो आप 1 इलेक्ट्रॉन भूल गए मतलब गलत हो गया। तो कार्बन के अंदर 6, ऑक्सीजन के अंदर 8, 2 ऑक्सीजन है तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन में 1 और 1 +1 और करना पड़ेगा। ये देखिए, तो इसका मतलब ये 16 और 6 22, 23, 24 हो गए इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर मैं OH की बात करता हूं तो ऑक्सीजन के अंदर कितने? 8, हाइड्रोजन में 1, और फिर वही मुझे +1 करना पड़ेगा। तो यहां पे सब में मैं +1 रेड पेन से मार्क कर दूंगा। नाइट्रोजन में यहां पे 7, 2 हाइड्रोजन हैं। ऐसे ही अगर मैं SH की बात करता हूं तो सल्फर के अंदर 16, परमाणु क्रमांक 16 है, हाइड्रोजन में 1 और फिर +1 और करना पड़ेगा। कार्बन परमाणु क्रमांक क्या है? कार्बन का 6, हाइड्रोजन 3 × 1 और +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे सभी में +1 ये देखिए, तो यहां पे 10 आंसर आएगा, यहां पे 10 आंसर आएगा, यहां पे 18 आंसर आएगा, और यहां पे कितना आंसर आएगा? 10 आंसर आएगा। ये देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि यहां हम लिख सकते हैं जो सम इलेक्ट्रॉनीय हैं कौन कौन हुए? सम इलेक्ट्रॉनीय OH हुआ, मैथिल समूह हुआ और NH2 समूह हुआ। ये देखिए, सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। तो ये आंसर है आपका। तो अपने आंसर को चेक करिए।
आपने यही लिखा था क्या? अगर नहीं तो फिर हमेशा अब इस बिंदु को ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम में आपको यहां पर दे रखा है कि यदि 6 कार्बन 12 एक परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन के भार को इसके 6 कार्बन 12 में उपस्थित भार की तुलना में दुगना कर दिया गया तथा न्यूट्रॉन के भार को 6 कार्बन 12 में उपस्थित न्यूट्रॉन के भार की तुलना में आधा कर दिया गया तो जो नया परमाणु बनेगा उसका भार कितना होगा, यह आपको कैलकुलेट करना है। और ऑप्शंस आपको यहां पर दे रखे हैं, 12 ही होगा, 9 होगा, 6 होगा, 3 होगा। क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सबसे पहले अपने आंसर को बना लीजिए, फिर आप मेरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से चेक करना। हाँ बच्चों, चेक करें क्या बनाया आपने। आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है 6 कार्बन 12। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो परमाणु भार है कार्बन का वो 12 है। और परमाणु भार, जैसा कि हम पिछली क्लास में क्या पढ़े हैं, परमाणु भार प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का तो कोई सहयोगी नहीं है यहां पर, यही हम पढ़ के आए। और प्रोटॉन की संख्या क्या मुझे पता चल रही है क्या यहां पर? हां 6, यही तो हमने पढ़ा था कि जो 6 है वो परमाणु क्रमांक भी है, प्रोटॉन की संख्या भी है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है। तो यहां प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 6। और हर प्रोटॉन का जो भार होता है वो 1 यूनिट होता है, तो यहां पे 6 यूनिट भी हो जाएगा। ऑब्वियसली 12 में से 6 घटाओगे तो न्यूट्रॉन की संख्या भी आ जाएगी 6 यूनिट, 6 इकाई। अब आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के भार को जो 6 कार्बन 12 में उपस्थित भार है इलेक्ट्रॉन का, उसकी तुलना में दुगना कर दिया गया। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन का तो कोई रोल ही नहीं है बच्चों, तो आप दुगना करो, तिगना करो, कुछ भी करो, इलेक्ट्रॉन तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, सहयोग ही नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? आंसर है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के भार को हमने जो 6 कार्बन 12 है उसमें उसकी तुलना में क्या कर दिया है? आधा कर दिया है, आधा। तो आधा करने का क्या मतलब हुआ कि पहले प्रोटॉन तो 6 यूनिट ही है, न्यूट्रॉन 6 थे, अब 6/2 मतलब 3 रह गए, 3 यूनिट। तो जो नया एटम बनेगा उसका भार 12 की तुलना में अब कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। ये आंसर है, ये देखिए, दिस इज योर आंसर। ये आपका सही आंसर है, सही उत्तर है। तो आपको यहां जो आंसर देना था वो ये देना था, देखिए बी आंसर। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है, हमको जो हमने परमाणु का रिप्रेजेंटेशन किया, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इनसे संबंधित देखने को मिल सकती हैं। अब मैं आपको जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, उनको हम कैसे परिभाषित करते हैं और प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है वो बता रहा हूं। तो पहले ये डिक्टेट कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
देखते हैं जरा। देखिए बच्चों, जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके ऊपर क्या क्या आपसे प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं वो मैं आपके साथ अब यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ईएमआर या विद्युत चुंबकीय तरंगे अथवा विकिरण। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसका क्या मतलब है, जैसे जो लाइट है, प्रकाश है, जैसे आप जिस कमरे में बैठ के अभी मेरा इस लेक्चर का आनंद ले रहे हो, तो जो प्रकाश है या कोई भी और दूसरे प्रकार का विकिरण जो आपके मोबाइल फोन में आ रहा है, जो आपके टीवी में आ रहा है ना, या जो हमारे घर पे माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें आ रहा है, तो ये सब एक्चुअली क्या है, जब भी विकिरण, इस प्रकार के विकिरण स्पेस में ट्रैवल करते हैं, गमन करते हैं, तो हमेशा तरंग के रूप में करते हैं। ये देखिए, ये तरंग है, ये इसको कहते हैं वेव मोशन। ये देखिए, ये वेव मोशन है। इसको तो कहते हैं क्रस्ट, इसको कहते हैं ट्रफ। और जो वन वेव है, वन वेव, एक तरंग, ये हमेशा एक क्रस्ट और एक ट्रफ का मिश्रण होता है। ये देखिए, ठीक है, तो यहां पर एक वेव पूरी हो गई, और ये जो पॉइंट है जहां से कि ये तरंग जनरेट हो रही है, इसको कहते हैं पॉइंट जहां पर हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, जहां से तरंग निकलती है। ओके, जब हम बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है, ये जो दो क्रस्ट हैं इनके बीच की दूरी, ये तरंग दैर्ध्य है, या दो ट्रफ के बीच की दूरी। ये देखिए, तो अगर ये दूरी कम होगी, इसका मतलब जो हमारी तरंग है वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली होगी, कम तरंग दैर्ध्य होगी, और अगर ये दूरी ज्यादा होगी तो फिर अधिक तरंग दैर्ध्य होगी। तो यहां पे जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य, इसका इकाई हमेशा 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको 10 की पावर -10 मीटर या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर लिखते हैं, और 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर ये 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो आपको जब भी तरंग दैर्ध्य मिलती है, हमेशा इनमें से किसी इकाई के साथ मिलेगी, यूनिट के साथ मिलेगी। ऐसे ही न्यू, ये आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को बताता है, अथवा फ्रीक्वेंसी। और इसकी परिभाषा क्या है, ये जो हमने लिखा है पॉइंट, जितनी तरंग इस पॉइंट से 1 सेकंड में, प्रति सेकंड में निकल जाती है, प्रति सेकंड में पॉइंट जहां पर डिस्टरबेंस हो रहा है, जहां पर डिस्टरबेंस हुआ, तो प्रति सेकंड में इस पॉइंट से निकलने वाली तरंगों की संख्या, इसको कहते हैं आवृत्ति, तरंगों की संख्या। तो इसको अगर हम यूनिट इसकी देना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए, साइकिल पर सेकंड। सीपीएस का मतलब होता है साइकिल प्रति सेकंड। ये साइकिल का क्या मतलब है, साइकिल का मतलब है अगर आप एक क्रस्ट और एक ट्रफ को जोड़ोगे तो ये देखो, ये एक साइकिल बनेगी ऐसे, फिर ऐसे दूसरी साइकिल, ये, तो ये एक साइकिल है, चक्र है। तो साइकिल प्रति सेकंड, अथवा इसको सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं, है ना, या फिर इसको हर्ट्ज भी हम देते हैं इकाई। हेनरी हर्ट्ज के नाम पर पड़ा है बच्चों, हर्ट्ज। ओके, और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं न्यू बार, ये देखिए न्यू के ऊपर बार, तो इसको हम बोलते हैं तरंग संख्या, वेव नंबर, वेव नंबर।
इसका क्या परिभाषा है? तो इसकी परिभाषा है 1/λ, मतलब जो वेवलेंथ होती है उसका उल्टा तरंग संख्या होती है, तरंग दैर्घ्य का उल्टा, इसको हम हमेशा वेव नंबर से परिभाषित करते हैं। ओके, तो वेव नंबर की अगर आपसे पूछा जाए इकाई, वेव नंबर की इकाई, जो तरंग संख्या है उसकी इकाई, तो अगर तरंग दैर्घ्य की इकाई मीटर है तो इसकी इकाई मीटर इनवर्स हो सकती है। अगर तरंग दैर्घ्य की इकाई सेंटीमीटर है तो इसकी इकाई सेंटीमीटर इनवर्स हो सकती है। ये देखिए, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि प्रकाश अथवा विकिरण का कोई भी दूसरा प्रकार जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करता है तो हमेशा तरंगों के रूप में गमन करता है, जिसको हम वेव मोशन भी बोलते हैं, तरंगों के रूप में गमन करता है। और इन तरंगों के साथ हमेशा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र लंबवत, परपेंडिकुलर, लंबवत जुड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे अथवा विकिरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अथवा विकिरण की परिभाषा सिंपल है, प्रकाश या कोई भी विकिरण का प्रकार जिनके साथ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत जुड़े हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो आज के बाद जब भी तुम अपने घर में लगा हुआ जो बल्ब है उससे आने वाले प्रकाश को देखोगे वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ओके, और कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? ये देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रकार, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, इनकी तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में लिखी हुई है ये, और किस स्रोत से ये हमको प्राप्त होती हैं वो भी आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, माइक्रो तरंगे, इंफ्रारेड, विजिबल प्रकाश, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, कॉस्मिक किरणें। तो ये 8 प्रकार हैं। ये क्या हमको याद रखना पड़ता है क्या है कि इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी है? नहीं, ये तो सिर्फ मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया है, जो आप अपनी कॉपी में लिख लेना। आप ऐसे याद रख लीजिए बस। ये देखिए, यहां पर ये रेडियो वेव को मैं R से बता देता हूं, माइक्रोवेव को M से, इंफ्रारेड को I से, विजिबल को V से, अल्ट्रावायलेट को U से, एक्स रेस को X, ये गामा और ये को। ये देखिए, RMI, रमैया, रेडियो माइक्रो इंफ्रा, रमैया, वस्तावैया, विजिबल अल्ट्रावायलेट, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। एक्स रे ने गामा को दिल दिया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, एक्स रे ने गामा को दिल दिया। तो इसका क्या सीक्वेंस का प्रभाव होगा? इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन सी लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन है, लंबी तरंग दैर्घ्य है। तो देखिए, जो लंबी तरंग दैर्घ्य है ना बच्चों, वो रेडियो वेव की है, लंबी तरंग दैर्घ्य है। क्या मतलब है इसका? देखिए, जो कॉस्मिक किरणें हैं इनका तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में सबसे कम है, शॉर्टर अर्थात कम लंबाई की तरंग दैर्घ्य इसकी है। ये देखिए, 0 से 0.1 गामा रेस, फिर देखिए 0.1 तो 0.1 से 0.1 एक्स रेस, 0.1 से 150, ये सब वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है। अल्ट्रावायलेट 150 से 3800, विजिबल 3800 से 7600, इंफ्रारेड 7600 से 3 × 10⁻⁶ वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर वेवलेंथ बढ़ रही है मतलब ये क्रस्ट के बीच की दूरी बढ़ रही है, लॉन्गर, और अगर वेवलेंथ घटी हुई है तो कॉस्मिक रेज में वेवलेंथ घटी हुई होती है, तरंग दैर्घ्य घटी हुई होती है। तो रेडियो तरंगे जो हैं लंबी दूरी वाली तरंग दैर्घ्य हैं, है ना, और जो कॉस्मिक तरंगे हैं वो शॉर्टर दूरी, कम दूरी वाली तरंग दैर्घ्य हैं। ये स्रोत देखिए, जैसे रेडियो तरंगे हैं तो जो हमारे रेडियो में तरंगे आती हैं
जो अलग अलग प्रकार के चैनल आते हैं 94.3 एटसेट्रा एटसेट्रा, इस प्रकार के जो चैनल आते हैं उसमें ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए उच्च आवृत्ति वाले ऑल्टरनेटिंग करंट से है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले ऑल्टरनेटिंग करंट से रेडियो वेव जनरेट होती हैं बच्चों। जो डिवाइस लगी रहती है ना ऊपर जिससे कि हमारे रेडियो में तरंगे आती हैं, वो यही डिवाइस होती है। माइक्रोवेव उच्च क्षमता वाले जनरेटर से। इंफ्रारेड गर्म वस्तुओं से, जो माइक्रोवेव ओवन होता है जिसमें हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें जो तरंग वहां पे विकिरण जो छोड़े जाते हैं वो माइक्रोवेव ओवन में इंफ्रारेड ही होते हैं। विजिबल प्रकाश, विजिबल प्रकाश में ये होता है देखिए विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 जो रंग है ना विजिबल, वो इस तरंग दैर्ध्य वाले जो रेडिएशंस होते हैं, विकिरण होते हैं, उसमें हमको दिखाई पड़ते हैं। अल्ट्रावायलेट सूरज के प्रकाश से। एक्स रेस, जब एक इलेक्ट्रॉन को मैं बहुत फास्ट निकालता हूं और धातु से टकराता हूं तो इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट से टकराने से हमको एक्स रेस मिलती है। गामा रेस रेडियोधर्मी विघटन से, जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं वहां से हमको ये मिलती है। और जो कॉस्मिक रेज हैं, सूरज का जो बाहरी भाग होता है वहां से हमको कॉस्मिक रेज भी मिलती हैं। तो ना तो स्रोत हमसे पूछता है एग्जाम में, ना हमसे ये वैल्यूज पूछता है, ये ऑर्डर में से आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए किस विकिरण के लिए तरंग दैर्ध्य ज्यादा है और किस विकिरण के लिए तरंग दैर्ध्य का मान कम है, बस इतना पूछ सकता है। तो इसके लिए जो मैंने आपको भी बताया याद रखने का तरीका, रमैया वस्तावैया, एक्स रे ने गामा को दिल दिया, तो ये हम ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, याद रहेगा सभी बच्चों को। चलिए, तो इसके आधार पर प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ये लिख लीजिए जरा। देखो बच्चों, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? देखिए अब मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसको हम प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत बोलते हैं। ये 1901 में प्लैंक ने बताया था। क्या बताया था प्लैंक ने? जैसे आपके घर में जो प्रकाश जहां से आ रहा है, बल्ब जो लगा है, ट्यूबलाइट जो लगी है, अगर आप उसको ऐसे ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रकाश हमारी आंखों में सीधा सीधा आ रहा है और सीधा सीधा बाहर निकल रहा है। इसको कहते हैं कंटिन्यूस मैनर। लेकिन प्लैंक ने बोला ये नहीं है, ये गलत है। देखिए प्लैंक के अनुसार कोई भी वस्तु, जैसे हमारी आंखें, प्रकाश अथवा किसी भी विकिरण को ना तो कभी सतत, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस मैनर, सतत, कंटिन्यूस, सतत रूप से अवशोषित करती हैं और ना ही उत्सर्जित करती हैं, बल्कि हमेशा असतत रूप से, जिसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस, हमेशा असतत रूप से, डिसकंटिन्यूस रूप से प्रकाश को अवशोषित अथवा उत्सर्जित करती हैं, अवशोषित अथवा उत्सर्जित करती हैं। ओके,
किस रूप में? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में और इन्हीं पैकेट्स को प्लांक ने क्वांटम नाम दिया। ये जो क्वांटम है, स्पेशली प्रकाश के केस में, क्वांटम को फोटॉन भी बोलते हैं। दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि भाई ऊपर से कोई भगवान तो आए नहीं होंगे कि प्लांक फोटॉन का कॉन्सेप्ट दे देना। क्या सोच रही होगी प्लांक की? इसका मैं कुछ ऐसे उदाहरण समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में एक छोटा सा एक बगीचा है जिसके अंदर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और एक माली क्या करता है, उसकी देखरेख करने के लिए आता है, या आप खुद ही उसकी देखरेख करते हैं। पाइप लेते हैं और आप उससे पानी का वितरण करते हैं। अगर आप पाइप को ऐसे पकड़ के खड़े रहेंगे और पानी गिरता रहेगा तो क्या आप ये बता सकते हैं क्या कि हर पौधे को कितना पानी दिया गया? नहीं। अब आप उल्टा सोचिए, एक ले लीजिए बाल्टी जो मान लेते हैं कि 10 लीटर की है और उस 10 लीटर की बाल्टी को पूरा भर लीजिए, मतलब 10 लीटर पानी भर लिया। और लीजिए प्लास्टिक के छोटे छोटे पाउच, हालांकि प्लास्टिक को हमको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, बट उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। तो प्लास्टिक के 100 मिलीलीटर के पाउच और उसमें पानी भर लीजिए 100 मिलीलीटर, और एक पौधे के पास जाके 10 पाउच फोड़िए, तो कितना पानी दिया आपने एक पौधे को? हाँ बिल्कुल सही, आपने 1 लीटर पानी दे दिया, क्योंकि हर पाउच 100 मिलीलीटर का था, 1 लीटर पानी दे दिया। तो इसका मतलब यह तरीका आसान हो गया ना, पानी कितना दिया जा रहा है उसको पता करने का, और हर प्लांट को कितना पानी दिया गया वो भी पता चल जाएगा। तो यही सोच प्लांट की रही होगी क्या, कि जैसे ये आंखें हैं, ये देखिए, और ये प्रकाश आ रहा है, तो अगर ये सतत रूप से आ रहा है, सतत रूप, तो ये गलत है प्लांक के सिद्धांत के अनुसार। तो फिर सही क्या है? प्लांक के सिद्धांत के अनुसार ये सही है। ये आंखें हैं जिसको हमने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट आंखें, और ये देखिए ऐसे पैकेट आ रहे हैं छोटे छोटे। असतत, असतत का मतलब है पहले एक पैकेट आएगा फिर दूसरा पैकेट आएगा, असतत। ओके, तो ये असतत रूप है विकिरणों का। तो ये सही है प्लांक की थ्योरी के अनुसार। क्यों सही है? इसके पीछे क्या सोच रही होगी? प्लांक ने बताया कि अगर मुझे पैकेट की संख्या पता है तो हर पैकेट के साथ एक निश्चित ऊर्जा संलग्नित है। अगर मुझे पैकेट की संख्या पता है तो ऊर्जा पता चल जाएगी, ऊर्जा पता है तो पैकेट पता चल जाएंगे। इसी को प्लांक ने अपनी इक्वेशन में बताया है, जो मैं आपको यहां बताता हूं। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया क्या है? ओके, तो पहले तो ये लिख लीजिए, देख लेते हैं वहां पे। देखिए बच्चों, प्लांक के अनुसार एक क्वांटम की ऊर्जा, जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, अनुक्रमानुपाती होती है न्यू के। न्यू मतलब उस विकिरण की आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। और अगर आप इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो H, जिसको हम प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, यहां H प्लैंक कांस्टेंट है।
इसका मान प्लांक का स्थिरांक 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है। तो ये प्लैंक की इक्वेशन है, प्लांक समीकरण। तो अगर आप यहां पे लिखेंगे कि n क्वांटम है, अतः n क्वांटम की ऊर्जा, तो जो n क्वांटम की ऊर्जा है वो हो जाएगी Nhν। ये देखिए, और हम अभी ये पढ़ के आए हैं जो न्यू है, अगर हम उसको तरंग दैर्ध्य के साथ संबंधित करना चाहते हैं तो देखिए ये समीकरण होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। यहां जो सी है वो क्या है, आंसर है प्रकाश की चाल, जिसको हम 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। तो आप न्यू की जगह अतः समीकरण 2 से क्या लिखोगे, आप लिखोगे E इज इक्वल टू NhC बाय लैम्डा। ये देखिए, और अब मैं, अच्छा ये भी हम लिख के आए हैं कि जो न्यू बार है जिसको हमने तरंग संख्या लिखा था, ये क्या होता है 1 बाय लैम्डा के बराबर होता है। तो जो 1 बाय लैम्डा है हम उसको लिख सकते हैं यहां पे न्यू बार। ये देखिए C इंटू न्यू बार। तो ये सभी समीकरण, इक्वेशन मतलब समीकरण 1, 2, 3 तथा 4, इन सभी को हम प्लांक की समीकरण बोल सकते हैं। और यहां जो n है बच्चों, n ये क्वांटम अथवा फोटोन की संख्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे क्या, कि ये जो क्वांटम अथवा फोटोन की संख्या है ये हमेशा 1, 2, 3, 4 होल नंबर होती है, पूर्णांक। 1, 2, 3, 4 इत्यादि। क्या ये कभी भी फ्रैक्शनल हो सकती है? नहीं, ये गलत होगा। 1.1, 1.2, 2.3 इत्यादि ये मान संभव नहीं है। मतलब जब भी आंखें इन फोटोन को एब्जॉर्ब या एमिट करेंगी, अवशोषित या उत्सर्जित, तो पैकेट का नंबर, संख्या हमेशा होल नंबर होगा, पूर्णांक होगा। जैसे ये पेन है, क्या कभी आधा हो सकता है क्या? नहीं, आधा नहीं हो सकता। क्या आप एक दुकानदार के पास गए और आपने बोला आधा पेन दे देना, तो दुकानदार का क्या रिस्पॉन्स होगा? आधा पेन तो होता ही नहीं है। तो यही कहानी यहां पर है कि ये जो क्वांटम है ये कभी भी हाफ, फ्रैक्शनल, इस प्रकार की वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, प्लैंक का जो इक्वेशन है, हम अगली जो अब क्लास देखने जा रहे हैं उसमें मैं आपको इनसे रिलेटेड किस प्रकार की प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। और अब मैं आ जाऊंगा जिस प्रकार से रदरफोर्ड का मॉडल है, बोहर का मॉडल है, जहां से मुख्यतः प्रॉब्लम देखी जाती है परमाणु संरचना के अंदर, हम उनको अब डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में आप देखेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये सारे पॉइंट्स को ढंग से पढ़ लीजिए और अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए, और हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।